तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, नॉर्थ के डायरेक्शन में सेटुनान को एक बॉडी पसंद आ गई थी और फिलहाल ये काफ़ी खुश था। अब आगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियोस पे कमेंट करें। अब सेटुनान वांगलिंग को बोलता है कि मुझे फॉलो करो और हमको नॉर्थ पोल की तरफ जाना पड़ेगा। उसी साइड में ये बॉडी है और ये उड़ना शुरू कर देता है। अब वांगलिंग अपने बैग में से मॉस्किटो विश को निकालता है और इसे देख करके सेटुनान अवाक था कि भाई मुझे इसके साथ खेलना है। मॉस्किटो जब सेटुनान को देखता है तो वैसे भी उसकी फट जाती है और जब सेटुनान इस मॉस्किटो बिस्ट के सामने प्रकट होता है कि भाई भाग कहाँ रहा है, मैं तुझे खाऊंगा थोड़ी। और मॉस्किटो बिस्ट अब वांगलिंग की तरफ देखता है कि मुझे बचा लो और वांगलिंग सेटुनान को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पास करता है कि एज ए बिस्ट तुम्हें कहाँ पर मिलेंगे। और जो इन्फॉर्मेशन वांगलिंग ने दिया था वो था एंशिएंट गॉड की बॉडी का। तो सेटुनान ये बोलता है कि भाई मैं भी वहाँ पर जाना नहीं चाहूँगा। अब सेटुनान कहता है कि चलो ये सब छोड़ो, जब मैं अपनी बॉडी को रिपेयर कर लूँगा तो मैं इस मॉस्किटो बिश को थोड़ा स्टडी करूँगा, इसका ज़िंदगी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वांगलिंग मना करता है। सेटुनान बोलते हैं लेकिन इस दौरान ये स्ट्रॉन्गर बन सकता है। वांगलिंग फिर भी मना कर देता है। अब सेटुनान को आता है गुस्सा कि बच्चे, मुझे कोई मना नहीं करता है। इवन मैंने फर्स्ट जनरेशन के सुजाकू की जो कंकुबाइन थी उसे भी चुरा लिया था। मैं जो चाहता हूँ उसे ले ही लेता हूँ, क्या तुम मुझे देने वाले हो कि नहीं। वांगलिंग अब कुछ बोलता नहीं। अब यहाँ पर सेटुनान स्माइल करते हैं और कहते हैं कि भाई मैं तुम्हारे साथ कैसे फंसा। तुम बच्चे थे जब तुम मुझसे मिले थे और तुम कल्टीवेशन भी नहीं कर पाते थे। दूसरों का फाउंडेशन चुराने की शिक्षा मैंने ही तो तुमको दी है। फिर ये पुरानी स्टोरी सुनाता है कि ज़ूमिंग वैली में मैंने तुम्हें कैसे बचाया था। मैं बदनसीब आदमी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस ये मॉस्किटो चाहिए, मुझे इसको स्टडी करना है। वांगलिंग भी समझ रहा था कि ये बंदा इमोशनल डैमेज कर रहा है और वांगलिंग भी अब कहता है ठीक है भाई ले लो। सेटुनान भी अब हंसते हैं कि बहुत सही। और सेटुनान अब मॉस्किटो बिश की तरफ देखकर एक क्रीपी स्माइल देता है। फिलहाल ये लोग आगे बढ़ते हैं और वांगलिंग सेटू से पूछता है कि तुम्हें जी रियल्म के बारे में पता है। सेटू थोड़े सीरियस होते हैं और कहते हैं जी डायो, जो 3 रियल्म्स होते हैं उनमें से एक रियल्म जी रियल्म है, तुम इसके बारे में क्यों पूछ रहे हो। तो वांगलिंग पूरी चीज़ें बताता है और डिवाइन रेट्रिब्यूशन को निकालता है जिसके अंदर इसने अपने जी रियल्म को सील करके रखा था। और वांगलिंग कहता है क्योंकि शायद मैं तुम्हारे अंडरवर्ल्ड एक्सेशन मेथड को प्रैक्टिस करता था, शायद ये उस वजह से मेरे बॉडी में आया था। पर सेटू कहती है यार ये चांसेस बहुत कम होते हैं, अंडरवर्ल्ड एक्सेशन तो मैं भी कल्टीवेट किया हूँ पर मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। अब वांगलिंग बोलता है कि सेटू यार, कल्टीवेशन प्लैनेट क्रिस्टल से शायद मैं अपने जी रियल्म को ऊपर के लेवल पे ले जा सकता हूँ, क्या ये सही है। और ये कल्टीवेशन प्लैनेट क्रिस्टल ये क्या चीज़ है। सिट्टू और ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि तुम्हें कल्टीवेशन प्लैनेट क्रिस्टल के बारे में भी पता है। एक चीज़ तो है, अगर तुम्हें यह प्लैनेट छोड़ना है तो वो चीज़ तुम्हारे पास होना चाहिए। सेटो इस दौरान किसी और डायरेक्शन में देखते हैं और कहते हैं इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। सामने में शायद इमॉर्टल क्लैन वाले कुछ रिचुअल्स कर रहे थे और इन्हें कुछ स्पेल याद आते हैं जो कि फर्स्ट जनरेशन सुजाकू ने यूज़ किया था उस टाइम। और ये वांगलिंग से एक सेलेस्टियल जेड मांगते हैं और इसकी ऑरा को एब्जॉर्ब करके सेटू यहाँ से गायब हो जाते हैं। और इधर सीन शिफ्ट होता है। सुजाको के ईस्टर्न साइड में एक एसेंडेंट कल्टीवेटर को दिखाया जाता है जो कि हेवनली जेड सेक्ट का था और इसका नाम चू युनफे था। और ये पावरफुल हो रहा ये अचानक से फील करता है। और इसके साथ में और सेक्ट का भी एक एसेंडेंट कल्टीवेटर था और बहुत सारे मतलब 100 से भी ज़्यादा कल्टीवेटर्स थे। इधर सीन शिफ्ट होता है और जहाँ पर वो कॉर्प सेक्ट के एल्डर सीमा थे और वो इमॉर्टल ग्रेव के 5th एंसेस्टर, इन लोगों को दिखाया जाता है। और अचानक से सिटू यहाँ पर प्रकट होते हैं और यहाँ पर ये कुछ कॉफिन्स पर अलग अलग मंत्र यूज कर रहे थे। और ये जो लास्ट था ये जायन डेमन क्लैन का था जैसे एल्डर सीमा यहाँ पर लेकर आया था और शादी से जगा रहा था। और ये जो लास्ट था इसके फोरहेड पर एक कुल्हाड़ी बना था बट ये पर्पल कलर का था और लाश का साइज भी 100 फीट के आसपास था। पर तभी दूर से आवाज आती है कि फॉरसेकन इमॉर्टल क्लैन के 5th एंसेस्टर, मैं चू युनफे आपसे बैटल करना चाहता हूँ। तो हेवनली जेड के कल्टीवेटर्स यहाँ पर पहुँच चुके थे। अब 5th एंसेस्टर अपनी टीम को आदेश देते हैं कि इन्हें मार दो। चू युनफे इस दौरान कॉर्प सेट के लोगों को भी देखते कि तुम लोग मानोगे नहीं और चू युनफे अब यहाँ पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ वो जो जायन डेमन क्लैन की लाश थी उस पर एक लाइट चमक रही थी और चू युनफे वगैरह इस दौरान उस तरफ देखते हैं और बाकी लोगों से कहते हैं कि उस लाश को डिस्ट्रॉय कर दो। लेकिन फॉरसेकन इमॉर्टल क्लैन वाले भी ये मानने वाले कहाँ थे, ये बीच में आ जाते थे कि ये मरे तो मरे बट ये लाश डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए। बेसिकली ये लोग लाश को यूज़ कर रहे थे, मतलब इसके अंदर जो भी पावर होगा। और यहाँ पर एक 100,000 फीट का एक रिनकार्नेशन ट्री प्रकट होता है और सुजाको प्लैनेट के ईस्टर्न साइड को पूरी तरह से कवर कर लेता है।
जो ये इन्फे समझ चुके थे और ये अपने साथियों से यहाँ से हटने के लिए कहते हैं। इमॉर्टल क्लैन वाले भी इनका पीछा करने वाले थे, बट एल्डर सीमा इन्हें मना करते कि रिनकार्नेशन ट्री को गार्ड करो। और एल्डर सीमा इनसे बोलते कि लास्ट तो मैंने तुम्हें दे दिया, रिनकार्नेशन ट्री को भी तुम जगा चुके हो, मुझे क्या मिलने वाला है, वो आइटम निकालो। अब फिफ्थ एंसेस्टर अपने आईब्रोज पर अपने ऑरा को फोकस करते हैं और उसके अंदर से एक टैटू निकल के आता है जो कि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन इसमें जो पावर था वो काफ़ी प्रीमियल था और डिस्ट्रक्टिव था। और एल्डर सीमा इसे अपने एक बॉक्स में रख लेते हैं, एक चैन की सांस लेते हैं और ये इस समय कहता है कि तुमने तो सही काम किया फिफ्थ एंसेस्टर, बाकी भी तुम्हारे एंसेस्टर्स वैसे ही करे तो अच्छा है। फिफ्थ एंसेस्टर भी कहते हैं कि हमने तुम कॉप सेट वालों से डील किया है तो ऑब्वियसली पूरा करेंगे। अब इस दौरान सीमा हंसता है और कहता है कि हमारे कॉर्प सेट मास्टर ने एक और चीज़ कहा है कि हमारे पास एक और लाश है जैन डेमन क्लैन का, जिसने कि तुम लोगों के बहुत सारे नाइन लिप समन्स को पहले वर्ल्ड वॉर में मारा था और शायद उनका बॉडी का पावर लेवल यानी ओवरऑल पावर लेवल एसेंडेंट के मिड स्टेज में था। अगर तुम लोग इंटरेस्टेड हो तो कांटेक्ट कर सकते हो। और यहाँ से ये निकल जाता है। इधर जुकुजी जो थे वो वेस्ट साइड में रिनकार्नेशन ट्री को डिस्ट्रॉय कर चुके थे, लेकिन बाकी जगह जैसे साउथ साइड का रिनकार्नेशन ट्री, ईस्ट साइड का, इससे कोई नहीं हटा पाया था। वहीं नॉर्दर्न साइड का जो ट्री था वहाँ पर एक अलग घटना होती है और इस जगह पर फोर्थ एंसेस्टर गार्ड कर रहे थे, पर सेटुनान यहाँ पर एंटर करते हैं और किसी को पता तक नहीं चलता है। और रिनकार्नेशन ट्री जब चमकना शुरू होता है यहाँ वाला, तो सेटुनान पूरी तरह से उसकी ऑरा को ही एब्जॉर्ब कर जाते हैं। फॉर सेकंड इमॉर्टल क्लैन के एल्डर्स यानी कि एंसेस्टर्स, उन्हें भी कुछ समझ में नहीं आता है। फोर्थ एंसेस्टर को अब यहाँ पर अपने टैटूज को सेक्रीफाइस करना पड़ता है, तब जाकर के इन्हें सेटुनान इनका पता चलता है। और सेटुनान हंस रहे थे और यहाँ से गायब भी हो जाते हैं। बेसिकली यह रिनकार्नेशन ट्री भी नहीं था, उससे भी शायद हाई लेवल वाला था, एंसेस्ट्रल स्पिरिट ट्री था और इससे नर्चर करने में 10,000 से भी ज़्यादा साल लगते हैं। और इस एंसेस्ट्रल स्पिरिट ट्री की मदद से आप एक 10 लीफ का शमन भी बना सकते हो, वॉरियर। और ये फोर्थ एंसेस्टर चिल्ला रहा था कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और सेटुनान के पीछे लग जाता है। सेटुनान भाग रहे थे और हंस रहे थे और कहते हैं यार ये फर्स्ट जनरेशन के सुजाकू का मेथड ये अलग ही था, बट कोई नहीं, मज़ा तो आया। और ये बोलते हैं कि जब मेरे पास बॉडी आ जाएगी तो ये मेथड मैं वांगलिंग को भी सिखा दूंगा, फिर हम दोनों मिल करके एंसेस्ट्रल स्पिरिट्स को डिवोर करेंगे। बट थोड़ा सा इनको चिंता था कि वांगलिंग का कल्टीवेशन लेवल अभी थोड़ा नीचे है। उधर पीछे जो फोर्थ एंसेस्टर था वो इतना घृणा की नज़र से इन्हें दौड़ा रहा था कि पूछो मत। और वांगलिंग ये सब चीज़ें दूर से सुन पा रहा था और इधर से भाग जाता है। इधर सेटू भी अपने डिवाइन सेंस से वांगलिंग को ढूंढ लेते हैं और वहाँ पर टेलीपोर्ट कर जाते हैं और कहते तुम बहुत स्लो हो, मैं तुम्हें लेके चलता हूँ, क्योंकि हमारे पीछे एक पागल कुत्ता पड़ा हुआ है, बस मुझे मेरी बॉडी मिलने दो फिर मैं इन्हें बताता हूँ। सीटू की स्पीड काफ़ी फास्ट थी, तो सुजाकू प्लेनेट में एक सुजाकू कॉन्टिनेंट भी है जहाँ पर यह बैटल था। यहाँ से पलक झपकते दूर निकल चुके थे और नॉर्थ पोल की तरफ बढ़ चुके थे। और सीटू जानबूझ करके बीच बीच में अपनी स्पीड कम कर देते थे ताकि वो फोर्थ एंसेस्टर इनके पीछे लगा रहे। और सीटू कहते हैं कि जैसे मुझे बॉडी मिलेगी मैं इस फोर्थ एंसेस्टर के भी पावर को डिवोर कर जाऊंगा और इस बहाने मैं फर्स्ट जनरेशन के सुजाकू पर दोबारा से उपकार कर रहा हूँ। और सेटू फिर से हंसते हैं। अब यहाँ पर लिटिल नॉर्दर्न फ्लेम लैंड को दिखाया जाता है जो कि ज़ुयू के आसपास ही था, मतलब पहले ज़ुयू कंट्री जहाँ हुआ करती थी, ये वहाँ की बात है। और यहाँ पर एक अलग तरह का फॉग था जिसे हम 9 लीफ फॉग कहते हैं, तो काफ़ी मिस्टीरियस माना जाता है। और ज़ुयू कंट्री वाले भी उस आगे की तरफ यानी नॉर्थ पोल की तरफ नहीं जाते थे, क्योंकि ये फॉग बहुत ज़्यादा पावरफुल था और किसी भी चीज़ को डिस्ट्रॉय कर सकता था। लेकिन कुछ लोग ये जानते थे कि एकदम नॉर्थ पोल की तरफ एक रेड फ्लेम एग्जिस्ट करता है, मतलब बर्फ के बीच में एक फ्लेम एग्जिस्ट करता था, इसलिए लोग थोड़े हैरान थे। इसीलिए सुजाकू वालों ने इस जगह को नाम लिटिल नॉर्दर्न फ्लेम लैंड दिया था। और यहाँ पर बहुत सारे बैरियर थे, उन बैरियर में से एक 9 लीफ फॉग था, दूसरा ब्लड फ्लेम रेस्ट्रिक्शन था, मतलब अगर आपके पास ब्लड है और आप इस एरिया में एंटर कर रहे हो तो ये आपको मार सकता है, निर्जीव चीज जा सकती है। फिर यहाँ पर एक आइस बैरियर टाइप है जो कि डिवाइन सेंस को एब्जॉर्ब कर लेता है। और इसी बैरियर के बीच में यानी कि सेंटर में एक बॉडी पड़ी हुई थी एक बच्चे की, जो कि 9 लीफ फॉग से पूरी तरह से कवर्ड थी। बच्चा दिखने में काफ़ी हैंडसम था और ये अभी भी शायद जिंदा था। इसकी बॉडी में 9 लीफ फॉग एंटर कर चुका था तो ये इसे बाहर निकालता था, लेकिन 9 लीफ फॉग इसके बॉडी में दोबारा एंटर कर जाती थी और इसकी बॉडी को रिफाइन कर रही थी। और ये कोई और नहीं, ये वही डेमोनिक चाइल्ड था जिसे एल्डर सुनटाई कॉर्प सेक्ट वालों ने यूज़ किया था जायन डेमन क्लैन के एंसेस्टर को मारने के लिए। और क्योंकि सुनटाई यहाँ पर है ही नहीं, अगर आपको याद हो तो डेमन क्लैन के एंसेस्टर ने एक टेक्निक यूज़ किया था, तो सुनटाई को एक वॉइड में फेंक दिया था, मतलब इस प्लेनेट से ही बाहर कहीं पे। और ये जो डेमोनिक चाइल्ड है इसका ओरिजिन काफ़ी खतरनाक है,
और कॉर्पसेट के बारे में तो आपको पता है, ऐसा भी कहा जाता है कि जो सेलेस्टियल रियल्म कोलैप्स हुआ था उसमें कहीं ना कहीं कॉर्पसेट का भी हाथ था। इसीलिए कॉर्पसेट से जल्दी कोई भिड़ता नहीं था। और कॉर्पसेट में इंफॉर्मेशन थे अलग अलग प्रकार की बॉडीज के बारे में। और ऐसी ही बॉडी सुनटाई को एक दूसरे प्लेनेट पे मिली थी, डेजोलेट प्लेनेट पे। और कॉर्पसेट में इसकी रैंकिंग 171वीं है। और सुनटाई ने इस बॉडी को 1000 सालों तक रिफाइन किया था। और इस बॉडी का पावर लेवल सोल ट्रांसफॉर्मेशन के मिड फेज में था। लेकिन इसका एक ही प्रॉब्लम था कि इसे एक स्पेशल फॉर्मेशन के अंदर में रखना पड़ता था और नर्चर करना पड़ता था। फॉर्मेशन से ज़्यादा बाहर ये जिंदा नहीं रह सकता था। और इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए सुनटाई सेलेस्टियल रियल्म गया था और उस चीज़ को ये लेके भी आया था जो इसे चाहिए था। और ये अगली बार कॉर्पसेट के दूसरे बड़े ब्रांच में जाने वाला था और कोई रैंक 8 का स्प्लिटिंग पिल यूज़ करने वाला था ताकि इस पे जो सील है उसे हटा सके। लेकिन तभी उसी समय वांगलिंग ने इसे बुला लिया था जब उसका बैटल डेमन क्लैन के एंसेस्टर से चल रहा था। नहीं तो शायद ये अपना काम पूरा कर चुके होते। अब इधर फिलहाल हम भविष्य में आते, मतलब प्रेजेंट में, सॉरी। और यहाँ पर वांगलिंग और सेटुनान पहुंच चुके थे लिटिल नॉर्दर्न फ्लेम लैंड के आसपास। और इनके पीछे पीछे फोर्थ एंसेस्टर भी आ चुके थे। अब इधर वांगलिंग उस डेमोनिक चाइल्ड को देखता है रेड फ्लेम के बीच में। सेटू इस जगह को देखते हैं और बताते हैं कि जब मेरी बॉडी थी, यानी मैं जब डिस्ट्रॉय नहीं हुआ था, तो मैं इस जगह पे कल्टीवेट कर चुका हूँ। तो इस जगह को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। और इस दौरान ये एक हैंड सील बनाते हैं। अब ये वांगलिंग को पकड़ते हैं और काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ते हैं और फोर्थ एंसेस्टर की तरफ भी इस दौरान देखते हैं। और फॉर्मेशन का पावर अब फोर्थ एंसेस्टर की बॉडी पर पड़ने लगा था। फोर्थ एंसेस्टर समझ जाते हैं ये तो ब्लड फ्लेम लाइट है। और क्योंकि इस जगह के मूल निवासी हैं तो इन्हें तो पता ही था। ये तुरंत ही जायन टैटू को एक्टिवेट करते हैं और ये जो ब्लड फ्लेम इनकी बॉडी पे आ रहा था इससे दूर फेंकते थे। सिटू भी थोड़ा सरप्राइज होते हैं, लेकिन अब काफ़ी तेज़ी से फोर्थ एंसेस्टर की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ एंसेस्टर अपने टैटूज को यूज़ करता है ताकि सेटू को ट्रैप कर पाए, पर सेटू हंसते हैं और सेटू फोर्थ एंसेस्टर की बॉडी में एंटर कर जाते हैं क्योंकि सेटू वैसे भी एक सोल है। फोर्थ एंसेस्टर अब चिल्लाता है कि मेरे बॉडी से बाहर निकलो। फोर्थ एंसेस्टर इस दौरान अपने 9 लीफ प्लांट को एक्टिवेट करता है और जैसे प्लांट प्रकट होता है सेटू बाहर आ जाते हैं और कहते हैं 9 लीफ फॉग। अब वो जो बच्चा था यानी डेमोनिक चाइल्ड जिसके आसपास वो 9 लीफ फॉग था, वो सेटू नान के पास आ जाता है और ये काफ़ी तेज होता है। सेटू और फोर्थ एंसेस्टर पलक झपकते जहाँ पर वो डेमोनिक चाइल्ड था वहाँ पहुँच जाते हैं। अब यहाँ पर 9 लीफ फॉग के थ्रू आइस फ्लेम बन रहे थे और सेटू इन्हें देखकर काफ़ी खुश थे और ये डेमोनिक चाइल्ड के बॉडी में एंटर कर जाते हैं। और जाते जाते वांगलिंग से कहते हैं कि ये 9 लीफ फॉग जो है ये एक नेचुरल फॉर्मेशन है और मेरे लिए बहुत सही है, मतलब प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। मैं जल्दी रिकवर करूँगा और बाहर आता हूँ। इस दौरान तुम जुको जी से सावधान रहना, मरना मत जब तक मैं बाहर ना आ जाऊँ। वांगलिंग पूछता है तो मैं गार्ड नहीं करूँ आपको? सेटू बोलते ज़रूरत नहीं है। और ये काफ़ी एक्साइटेड थे और ये इस दौरान कहते भी हैं कि फॉरेन कल्टिवेटर्स यानी इनको जिन्होंने मारा होगा, मेरा वेट करो, जल्दी आता हूँ, फिर तुम लोगों से रिवेंज लूँगा। वांगलिंग इस दौरान इनसे पूछता है यार कल्टीवेशन प्लांट क्रिस्टल के बारे में तो कुछ बताओ। अब ये बताते हैं कि जब मैं इस जगह का रूलर बना यानी कि सुजाकू, उसके पहले मुझे भी लगता था कि ये पावरफुल ट्रेजर है ज़रूर, लेकिन ये आइटम काफ़ी विजियस है, मतलब खतरनाक है। वांगलिंग शांत था और सेटुनान बताते रहते हैं कि जब भी कोई कंट्री रैंक 6 पे पहुंच जाती है तो जो कल्टीवेशन यूनियन वाले या अलायंस वाले वो उस कंट्री को एक कल्टीवेशन प्लेनेट क्रिस्टल देते हैं। और जब तुम इस क्रिस्टल को प्लेनेट के अंदर लगा दोगे यानी ज़मीन के अंदर गाड़ दोगे तो पूरे प्लेनेट में एक मिस्टीरियस ऑरा, एक मिस्टीरियस पावर जनरेट होता है। और इससे क्या होता है कि इस धरती पे उसके बाद जो भी जन्म लेगा उसका जो सोल है ना, उसका एक हिस्सा मिसिंग रहेगा। बेसिकली उस सोल का हिस्से को ये कल्टीवेशन प्लेनेट क्रिस्टल एब्जॉर्ब कर लेता है। मतलब इसी की वजह से ये कल्टीवेशन प्लेनेट क्रिस्टल जिसके पास होता है वो ज़्यादा पावरफुल होता है। और जैसे मान लो कोई सुजाकू है, उसके पास ये कल्टीवेशन प्लेनेट क्रिस्टल है, तो ये किसी को भी मार सकता है, यानी इस प्लेनेट के लाइफ और डेथ को कंट्रोल कर सकता है। और ये बताते हैं कि जब ये सुजाकू बने थे तो उस क्रिस्टल को ही इन्होंने सील कर दिया था, लेकिन फिर भी वो क्रिस्टल कुछ पीसेस ऑफ सोल को एब्जॉर्ब कर सकता है। इसीलिए हमारा सुजाकू प्लेनेट इस समय इस हालत में है, नहीं तो अब तक ये बहुत स्ट्रांग हो चुका होता। इसीलिए मेरे बात के जो भी सुजाकू हुए मुझसे हेट करते थे। वांगलिंग ये सब सुन करके थोड़ा सीरियस होता है कि मतलब जुकू जी को अगर इसका कंट्रोल मिल गया तो उसे बस सोचना पड़ेगा और मैं मारा जाऊंगा। अब सेटू बताते हैं कि कल्टीवेशन प्लेनेट हार्ट नाम की भी एक चीज़ होती है जो कि कल्टीवेशन प्लेनेट क्रिस्टल से लिंक है और सुजाकू के पास ही उसका कंट्रोल होता है। लेकिन अगर उसे किसी को मारना है तो पहले उसे हार्ट को एक्टिवेट करना पड़ता है, तो इससे सुजाकू का भी लाइफ जो होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। और क्योंकि तुम्हें इस प्लेनेट को छोड़ के जाना है तो पहले तुम्हें कल्टीवेशन प्लेनेट क्रिस्टल के अंदर जो तुम्हारा सोल है उसे वापस लेना पड़ेगा
ताकि फ्यूचर में यहाँ से तुम्हें कोई ना मार पाए। अब वांगलिंग कहता है मतलब वो जो जी रियल्म इवॉल्व हो सकता है कल्टीवेशन प्लैनेट क्रिस्टल से, ये गलत है। सेटू शांत हो जाते हैं और कहते हैं यार जी रियल्म के बारे में मुझे भी नहीं पता है, जब मैं रिकवर कर जाऊंगा फिर हम इसके बारे में बात करेंगे। पर वांगलिंग को ये तो समझ में आ गया था कि मेरा लाइफ कोई और क्यों कंट्रोल करेगा, मतलब कल्टीवेशन प्लैनेट क्रिस्टल के अंदर से ये अपने सोल के हिस्से को निकाल के रहेगा। और वांगलिंग भी सोचता है कि इसे लेके मैं निकल जाऊंगा अपने सोल के हिस्से को, ताकि मैं किसी और प्लैनेट पे जाके कल्टीवेट कर सकूं। अब ये सोचता है कि 1 बिलियन जो सोल फ्लैग है वो थोड़ा वीक हो चुका है, तो मुझे फॉरेन बैटल ग्राउंड जाना पड़ेगा और कुछ सोल्स की मदद से इसे फिर से स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। और मे भी मुझे कुछ सोल डिवोरर्स भी मिल जाए, मतलब जो सोल को डिवोर कर सकते। साथ में इसके पास जायन डेमन क्लैन के एंसेस्टर के पास एक ब्लड बॉटल मिला था, और इसकी जो बॉडी है वो किसी मून पे है, यानी चंद्रमा पे। तो इसको अगर ये उस पर यूज़ करेगा तो शायद इसकी बॉडी और स्ट्रांग हो जाए। और साथ में से ये भी याद आता है कि कॉर्प सेक्ट का जो जाओ सेक्ट में, जाओ कंट्री में ब्रांच है, वहाँ पर एक बहुत बड़ा सा बॉडी दिखा था। शायद वो डेमन क्लैन के फाउंडिंग एंसेस्टर का है। अगर ये उसे यूज़ कर पाए तब तो मज़ा ही आ जाएगा। और इस दौरान इसे टाउसेन का भी याद आता है, जो कि एंशिएंट गॉड का एक परछाई है, जो कि शायद अगर वो सील तोड़ पाए तो इस पर अटैक करेगा ही, और शायद उसे सेटुनान भी ना हरा पाए, क्योंकि टाउसेन के पास टूसी का पावर है, एंशिएंट गॉड टूसी का पावर है। और टूसी जब अपने पीक पर थे तो वो 8 स्टार के एंशिएंट गॉड थे, जो कि किसी प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर सकते थे अपने एक मुक्के से। और इसीलिए वांगलिंग यहाँ से भागना चाहता था इस प्लेनेट से, क्योंकि टाउसेन इसके पीछे तो पड़ेगा। अब वांगलिंग यहाँ से चू कंटे की तरफ निकलता है ताकि ये जाओरू को उसके घर भेज सके। रास्ते में वांगलिंग फॉरसेकन इमॉर्टल क्लैन के बहुत सारे बंदों को मारता है। और इस दौरान बहुत सारे न्यूज़ मिलते हैं कि जो रैंक 5 के कंट्रीज हैं वो सुजाकू वालों को धोखा दे चुके हैं। और एक और न्यूज़ फैलता है कि जुकुजी के जो जूनियर ब्रदर थे, जो कि बहुत सालों से गायब थे, युनकुजी, वो प्रकट होते हैं और जुकुजी पर पीछे से अटैक करके इन्हें इंजर्ड कर देते हैं। और युनकुजी बेसिकली फॉरसेकन इमॉर्टल क्लैन के सेकंड एंसेस्टर है। ये भी न्यूज़ फैल जाता है और वांगलिंग को भी ये सुनने को मिलता है। ये हैरान था। वांगलिंग जानता था कि अब युनकुजी इसे भी ढूंढेगा, मतलब इससे मिलना चाहेगा। पर उससे पहले वांगलिंग से कोई और बंदा टकरा जाता है एक एरे के पास। इसे दूर में एक बर्ली मैन दिखाई देता है, जिसने कि स्ट्रॉ हेड पहन के रखा था। और वो बोलता है कि ब्रदर वाह, बहुत साल हो गए हमें मिले हुए, क्या आपको मैं याद हूँ। और अब ये बंदा अपने टोपी को हटाता है, इधर सीन शिफ्ट होता है और हेवनली जेड सेक्ट को दिखाया जाता है। यहाँ के जो एंसेस्टर थे ये अभी भी बैटल में थे, पर काफ़ी इंजर्ड हो चुके थे और इनका भी पावर लेवल एसेंडेंट लेवल पे था। पर ये इंजर्ड थे और सोचते हैं कि ज़्यादा कुछ हुआ तो मैं इस प्लेनेट को ही छोड़ दूंगा। और ये चू युनफे थे। इस दौरान जब ये जा रहे थे तो इन्हें दूर में एक ओल्ड मैन दिखाई देते हैं, एक पावरफुल ऑरा ये फील करते हैं। और इधर से आवाज़ आती कि ब्रदर चू, लंबा समय हो गया हम मिले नहीं, क्या आप ठीक हो। और चू युनफे इन्हें देखकर हैरान हो जाता है कि युनको जी तुम। अब ये यानी कि युनको जी कहते हैं मतलब आपको मैं अभी भी याद हूँ। और ये कहते हैं कि चू युनफे मैं तुम्हें कुछ सलाह दे रहा हूँ, प्लेनेट सुजाकू को छोड़ दो। युनको जी जो कि ऐसा बाल बिखरे टाइप रहते थे वांगलिंग के सामने, अभी ये वैसे नहीं थे, एकदम शांति से खड़े थे। चू युनफे इस दौरान कहता है मतलब आपका मतलब क्या है। युनको जी बताते तुम्हें चले जाना चाहिए क्योंकि तुम मुझसे कमज़ोर हो और अभी बहुत इंजर्ड हो, 1000 सालों तक तो आप आना मत। चू युनफे कहता है अगर मैं ना मानूँ तो। अब युनको जी उस दौरान एक ब्लैक वुड बाहर निकालते हैं और ब्लैक वुड को ये ब्लास्ट कर देते हैं, जिसमें से गोल्डन लाइट बाहर निकलता है और पलक चपकते चू युनफे की वो लाइट करीब जा चुकी थी। चू युनफे पीछे भागते और एक सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी बनाते, लेकिन वो जो अटैक था इनके अटैक को पार कर जाता है और इनके चेस्ट को जा करके हिट करता है। चू युनफे इस दौरान खून की उल्टी करने लगते हैं और फाइनली बोलते हैं कि युनको जी मैं इस प्लेनेट को छोड़ दूंगा। अब वो जो फिगर प्रकट हुआ था युनको जी के पावर से, वो मारना चाहता था चू युनफे को, बट युनको जी रोक देते हैं। अब इल्यूजनरी फिगर पूछ रहा था क्यों रोका तुमने। अब युनको जी बताता है कि अगर तुम ज़्यादा पावर यूज़ करोगे तो जुको जी को पता चल जाएगा। और फिलहाल युनको जी और ये जो इल्यूजनरी फिगर था दोनों गायब हो जाते हैं। पर जैसे ही जाते हैं यहाँ पर जुको जी यहीं पे प्रकट होता है और जुको जी काफ़ी गुस्से में थे और कहते हैं युनको बाहर आओ। ये काफ़ी ज़्यादा चिल्ला रहा था। पर एक और आवाज़ आती कि सीनियर ब्रदर आप अभी घायल हो, हमारे बीच में तो बैटल होना है और वैसे भी हम एक ही सेक्ट में 1000 साल तक थे। चलो मैं आपको 3 महीने का समय देता हूँ, उसके बाद हम माउंट सुजाकू के फुट पे बैटल करेंगे। जुको जी इस दौरान कहता है मुझे पता है तुम क्या करना चाहते हो, लेकिन तुम आग के साथ खेल रहे हो। और जुको जी भी यहाँ से गायब हो जाता है। अब इसके जाने के बाद युनको जी यहाँ पर प्रकट होता है और इसके साथ वो इल्यूजनरी फिगर भी, और इससे कहता है कि युनको तुम उसे इतना समय क्यों दे रहे हो, तुम आराम से जुको को मार सकते हो। अब युनको जी बताते
कि हमारे फॉरसेकन इमॉर्टल क्लैन में मुझे लेकर के 3 9 लीफ के समन्स हैं, एक 10 लीफ का शमन है और तुम जो कि 11 लीफ के शमन हो। अगर हम मिल के अटैक करें तो ज़ुकुजी को आराम से मार सकते हैं। अब हमारे 2 एंसेस्ट्रल स्पिरिट्स भी जो हमने पेड़ लगाए थे वो सक्सेसफुल हो चुके हैं, तो 2 और 10 लीफ के समन्स होंगे, यानी हम 7 लोग हो जाएंगे। तो ज़ुकुजी को मारना और आसान है, लेकिन ज़ुकुजी को अभी हम मार नहीं सकते। पर ये जो इल्यूजनरी फिगर थे वो युनको जी से कहते हैं कि लगता है तुम कल्टीवेटर्स के बीच में ज़्यादा समय तक रह गए, तो लगता है तुम अपने ओरिजिन को भूल चुके हो। अब युनको जी उस दौरान कहते हैं कि फर्स्ट एंसेस्टर, मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, ये जो ज़ुकुजी है इसके पास कल्टीवेशन प्लांट क्रिस्टल है, तो इसे आसानी से मारना संभव नहीं है। हालांकि उसे सेकेंड जनरेशन के सुजाकू ने सील कर दिया था, लेकिन सेकंड सुजाकू के बाद जो भी सुजाकू आए हैं वो सील को तोड़ते रहे हैं, तो फिलहाल वो सील भी काफ़ी कमज़ोर है। तो अभी ज़ुकुजी क्या करेगा, अगर हम उसे मारने गए तो कल्टीवेशन प्लांट क्रिस्टल को ही वो एक्सप्लोड कर देगा, तो कोई नहीं बचेगा यहाँ पे। और ज़्यादा कुछ हुआ तो बाहरी दुनिया से कल्टीवेशन अलायंस वाले भी आ सकते हैं, फिर हमें कोई नहीं बचा सकता। तो वो जो इल्यूजनरी फिगर है वो फॉरसेकन इमॉर्टल क्लैन का फर्स्ट एंसेस्टर है, और युनकुजी यानी कि जो कि वांगलिंग एक्टर से टीचर भी था कुछ समय, वो सेकंड एंसेस्टर है। और युनकुजी इस दौरान बोलता है कि मेरा प्लान सही चल रहा था, लेकिन हमारे एक एंसेस्टर ने सील को तोड़ दिया, मतलब तुम लोग यानी हम लोग, बाकी लोग फॉरसेकन इमॉर्टल क्लैन वाले बाहर आ गए और मेरा प्लान ही डिस्ट्रॉय हो गया। इवन अब तो सब लोग मुझे जान चुके हैं कि मैं भी फॉरसेकन इमॉर्टल क्लैन का सेकंड एंसेस्टर हूँ। और ये बताते हैं कि मैंने 4 कैंडिडेट पिक किए हैं, उनमें से अगर कोई भी यहाँ का सुजाकू बन गया तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे कि ज़ुकुजी जो है उसने 2 सक्सेसर चुने, एक कियानफेंग और एक लियू में। और युनकुजी बताता है कियानफेंग ने सुजाकू टैक्टिक सीखा है, तो बेसिकली वो बॉडी है जिसे अभी के सुजाकू ने तैयार किया। पर उसके लिए मैंने मेरी जो सेकंड कैंडिडेट है जिगजिन उसे तैयार किया। मतलब जिगजिन कियानफेंग को थोड़ा अट्रैक्ट करेगी और उसके डाउहर्ट को डिवोर कर जाएगी। तो अगर कियानफेंग मान लो सेकंड सुजाकू बना भी, मतलब 15th सुजाकू, लेकिन वो जिगजिन के कंट्रोल में होगा। अब इस दौरान ये बोलता है कि जो थर्ड पर्सन है जिसे मैंने चूज़ किया उसका नाम झाऊ उटाई है। इस बच्चे के पास ग्रीन ड्रैगन का ब्लड लाइन है और ये लियू में से फाइट करेगा। लेकिन इसी दौरान जब मैं 4th अलायंस में था तो मेरी मुलाकात एक कल्टीवेटर से हुई जिसका नाम वांगलिंग है। टैलेंट तो उसका नॉर्मल है, कुछ भी स्पेशल नहीं है, लेकिन उसने लाइफ और डेथ डोमेन को मास्टर कर लिया और उसको मैंने अपना 4th कैंडिडेट यानी 4th डिसाइपल बना। और मैं उस पर ध्यान भी नहीं देता था, लेकिन जब मैं उससे दोबारा मिला तो मैं हैरान था। उसने रेड बटरफ्लाई को भी हरा चुका था और उसका पावर लेवल काफ़ी तेज़ी से बढ़ा था। इवन ज़ुकुजी की भी नज़रों में वो आ चुका था। इस बंदे के पास बहुत सारे सीक्रेट्स हैं, कभी तो मैं भी उसे समझ नहीं पाता हूँ। और ये बंदा मेरा मेन कैंडिडेट है, यानी कि ट्रम्प कार्ड है इस बैटल में। पर जो फर्स्ट एंसेस्टर थे वो कहते हैं लेकिन तुम्हारा प्लान मुझे अभी भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। युनको सीरियस हो जाता है कि यार कल्टीवेशन प्लेनेट क्रिस्टल वो हमें तबाह कर सकता है, समझो। बट इस दौरान फर्स्ट एंसेस्टर बोलते हैं कि तुम्हारा पहला कैंडिडेट कौन है, दूसरे तीसरे और चौथे की बात तो तुमने कर ली। युनको स्माइल करते हैं और बोलते हैं अगर कुछ भी गड़बड़ नहीं हुआ तो मेरा फर्स्ट कैंडिडेट यहाँ का अगला सुजाकू बनेगा। अब ये पूछता है कि 3 महीने का समय क्यों, तो ये बताते हैं युनको ताकि हम कल्टीवेशन प्लेनेट क्रिस्टल को एक्टिवेट कर पाए। इधर सीन शिफ्ट होता है और वांगलिंग को दिखाया जाता है जहाँ पर इसकी मुलाकात बर्ली मैन से हुई थी। और वांगलिंग से देखकर हैरान था और हंस के कहता है लंबा समय हो गया ब्रदर झाऊ उटाई। अब दोनों यहाँ पर बैठते हैं कि चलो वाइन पीते हैं। और वांगलिंग को इस दौरान डानियो की याद आती, यानी वो बच्चा जो इसे वाइन ला के देता था। उसके बॉटल अभी भी बचे हुए थे इसके पास 10। और झाऊ उटाई इस वाइन को पीकर हैरान था कि ये वाइन वही वाली है ना जहाँ पर मैं तुमसे पहली बार मिला था। और ये कहता है हम काफ़ी बदल चुके हैं। पर वांगलिंग कुछ नहीं बोलता है। अब झाऊ उटाई बोलता है कि ब्रदर वांग, क्या आप क्यूरियस नहीं हो कि मैं मरा नहीं कैसे, क्योंकि आपने मेरे से रेन कॉल्ड्रन लिया था जब मैं ज़मीन पे पड़ा था, आपको याद है। वांगलिंग बोलता है अगर मैं नहीं लेता तो रेड बटरफ्लाई ले लेती, और मुझे पता है कि आपके पास कुछ और भी प्लान्स थे। झाऊ उटाई भी हंसता है और कहता है पुरानी बातों को भूल जाते हैं, वैसे भी आपका तो फेम अभी काफ़ी ज़्यादा है, इसके लिए मैं आपको एक कप और वाइन देता हूँ। दूसरा वाइन ये वांगलिंग को पिलाता है कि आपने युआनफे, ली युआनफे और कंट्री जुयू वाले के जो पावरफुल कल्टीवेटर्स थे उन्हें सील कर दिया, और ये खुद भी पीता है। और फाइनली अब ये बोलता है कि वांगलिंग सीनियर चाहते कि तुम उनसे मिलो ताकि तुम युनको हेड को कैसे यूज़ करना है वो सीख पाओ। वांगलिंग पहले भी केस कर चुका था कि झाऊ टाई के पास इसके जैसा ही टोपी है, मतलब पक्का था कि युनको जी नहीं दिया होगा। और वांगलिंग को समझ जाता है कि झाऊ टाई क्यों नहीं मारा था, क्योंकि इसके पास ये स्ट्रॉ हेड था जो इसे प्रोटेक्ट किया था।
और वांगलिंग एकदम प्यार से कहता है, यूनकुस जी को बोल देना कि मैं उससे मिलने नहीं आ रहा हूँ। जावोटाई बोलता है कि ब्रदर वांग, मैं और आप बस प्यादे हैं इस गेम में। सीनियर ने ये हैट किसी और को भी दिया है जिसका नाम जिगसिन है। वांगलिंग को उस लड़की का भी याद आता है जिसे इसने वॉइड में फेंक दिया था। और जो वाइन बचा हुआ था जावोटाई उसे मांगता है, क्या मैं इसे रख सकता हूँ? तो स्टोरी यहीं समाप्त कर